नमस्कार, खबरें भी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मुमताज खान और इस वक्त मैं हाजिर हूं अपना बेहद खास कार्यक्रम खबर की तह तक लेकर आपके दरमियान। इस कार्यक्रम के जरिए हमारा मकसद है हर उस अहम खबर की तह तक पहुंचे जो सीधे आम आदमी के सरोकार से जुड़ी होती है, और इसमें हमारी मदद करते हैं हमारे तमाम ब्यूरो चीफ्स, हमारे सभी सीनियर साथी। आइए शुरुआत करते हैं आज गुरुग्राम से। आज गुरुग्राम दौरे पर रहेंगे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल। लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक करने वाले हैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल। बीजेपी कार्यालय में बीजेपी की यह बैठक होगी। क्लस्टर इंचार्ज मनीष ग्रोवर भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही लोकसभा के प्रभारी दीपक मंगला भी इसमें शामिल होंगे। लोकसभा के संयोजक मनीष मित्तल भी बैठक में हिस्सा लेंगे। तो काफी अहम है बीजेपी की यह बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठक करने वाले हैं। बीजेपी दफ्तर गुरुग्राम में यह बैठक होगी। मेरे सहयोगी गुरुग्राम से करण जयसिंह सीधे मेरे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। करण, आपके जरिए हम लगातार अपने दर्शकों को अपडेट पहुंचा रहे हैं। आज गुरुग्राम पहुंचेंगे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल। लोकसभा के हवाले से आज उनकी ये बैठक काफी अहम है। बीजेपी दफ्तर में बैठक लेने वाले हैं। क्या तैयारियां हैं करण, क्या एजेंडा है बैठक का, तफसील से तमाम चीजें बताइए। देखिए मुमताज, दो महत्वपूर्ण बैठक आज होनी है। पहली बैठक गुरुग्राम में, दूसरी बैठक फरीदाबाद में। पहली बैठक जो गुरुग्राम में होनी है इसमें पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और जो क्लस्टर इंचार्ज है मनीष ग्रोवर, लोकसभा प्रभारी दीपक मंगला, लोकसभा संयोजक मनीष मित्तल, ये तमाम लोग इस बैठक में शामिल होंगे। और बैठक में लोकसभा चुनाव में किस तरह से धरातल पर और ज्यादा मजबूती के साथ उतरना है इस पर चर्चा होगी। कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी किस तरह से लगानी है, किस तरह से जो उनका दायित्व है वो उनको देना है, इस बारे में चर्चा होगी। और कैसे जो प्रधानमंत्री का 400 पार का जो नारा है और हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा भाजपा जीते, इन तमाम विषयों पर इस बैठक में चर्चा होगी। वहीं दूसरी बैठक जो फरीदाबाद में होनी है वो बैठक भाजपा के चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक है। उसकी अध्यक्षता जो बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं जो सतीश पूनिया, वो उसकी अध्यक्षता करेंगे। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उसमें शामिल होंगे और तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वो बीजेपी के उस बैठक में शामिल होंगे। एजेंडा उस बैठक का है किस तरह से जो कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है वो फरीदाबाद लोकसभा में लगानी है। यानी कि भाजपा पूरी तरह से कमर कसती हुई नजर आ रही है। धरातल पर उतरकर जहां प्रचार प्रसार चल रहा है, लोगों के बीच जाने का काम बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो कर रहे हैं, अलग अलग अभियान चलाए जा रहे हैं। तो वहीं बैठकों का दौर भी हरियाणा में अब चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार ये बैठकें हो रही हैं। जो आज फरीदाबाद में चुनाव समिति की बैठक है, ये बैठक पिछले सप्ताह गुरुग्राम में हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे, पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे, सतीश पूनिया शामिल हुए थे और तमाम बड़े लीडर्स इस बैठक में शामिल हुए थे। आज वो बैठक फरीदाबाद में होनी है और फरीदाबाद में भी जो भाजपा की तमाम लीडरशिप है वो इस बैठक में शामिल होगी और तमाम विषयों पर जो चर्चा है वो इस बैठक में दिखती हुई नजर आएगी। वहीं गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए आज का ये दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है। भाजपा के लिहाज से, चुनाव के लिहाज से किस तरह से रणनीति आज भाजपा बनाती है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। मुमताज, सही कहा आपने करण, आज का दिन काफी अहम है। सरगर्मियां काफी तेज हैं बीजेपी की करण, खासतौर से जैसे कि हम अक्सर जिक्र कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम सामने आने के बाद करण, क्या लगता है आपको, ये मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा और सख्त भी हो जाएगा करण? बिल्कुल ठीक कहा मुमताज आपने, क्योंकि अभी तक कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है। जो भाजपा अभी तक अंदाजा लगा रही है, जो समीकरण बना रही है, वो अभी सिर्फ एक तरफा है। जब कांग्रेस के उम्मीदवार धरातल पर उतरेंगे, जब उम्मीदवारों की घोषणा होगी, तो ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस किस पर भरोसा जताती है, कौन कौन से वो कद्दावर नेता होंगे जो गुरुग्राम, फरीदाबाद और हरियाणा की तमाम सीटों पर उतारे जाएंगे। क्योंकि ये माना जा रहा है कि कुछ सीट ऐसी हैं जिस पर आज भी फाइट हो सकती है, चाहे रोहतक की सीट ले लीजिए, सोनीपत की सीट ले लीजिए, हिसार की सीट ले लीजिए। ये कुछ ऐसी सीटें मानी जा रही है समीकरण के हिसाब से कि अगर कांग्रेस किसी मजबूत दावेदार को, किसी मजबूत उम्मीदवार को धरातल पर उतारती है तो भाजपा के लिए वहां से जीतना आसान नहीं होगा। हालांकि गुरुग्राम लोकसभा की बात करें, फरीदाबाद लोकसभा की बात करें तो कहीं ना कहीं भाजपा आश्वस्त नजर आ रही है कि भाजपा का बड़ा वोट बैंक इन दोनों लोकसभा में दिखता हुआ नजर आता है। लेकिन अभी भी कांग्रेस पर ये कहीं ना कहीं निगाहें टिकी हुई है कि क्या कांग्रेस मजबूत उम्मीदवार को अगर टिकट देती है, अगर मजबूत दावेदार को इन दोनों लोकसभा क्षेत्र से उतारती है,
तो क्या समीकरण में बदलाव होगा, क्योंकि अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसा है जहां नाराजगी जो है वो देखी जा सकती है। नूह का क्षेत्र देख लीजिए, नूह में जो नाराजगी है वो जी हमेशा नजर आती है कि भाजपा से कहीं ना कहीं जो वहां के लोग हैं वो नाराजगी जाहिर जी करते हैं, तो कहीं ना कहीं कमजोर वोट बैंक है वहां पर भाजपा का। तो जब कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेगी तो किस तरह से वो मजबूती के साथ धरातल पर उतरेंगे और क्या समीकरण में बदलाव होगा, ये देखना रहेगा। सही कहा करण आपने, इस पर आप सबकी निगाहें बनी हुई है। करण आपसे गुजारिश है आप बने रहे हमारे साथ कुछ वक्त और, अगली अहम खबर का रुख करेंगे और फिर करण के पास वापसी की जाएगी। बता दें आपको कि आज फरीदाबाद दौरे पर भी रहेंगे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और संगठन को साधने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज फरीदाबाद भी पहुंचेंगे। सेक्टर 15 स्थित अटल कार्यालय में जिला संगठन की बैठक करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री। जिला संगठन की इस बैठक में जीत का मंत्र देंगे। बीजेपी के उम्मीदवार और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। इलाके के विधायक और संगठन के सभी नेता भी मौजूद रहेंगे। करण हमारे साथ बने हुए मेरे सहयोगी लगातार। करण, जैसे कि आपने जिक्र किया था हमारे दर्शकों को कि फरीदाबाद भी जाएंगे आज पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, संगठन को साधने के लिए अहम बैठक का आयोजन फरीदाबाद के बीजेपी दफ्तर में भी किया गया है। फरीदाबाद लोकसभा के तमाम बीजेपी पदाधिकारी यहां मौजूद रहने वाले हैं, यानी कि बीजेपी की कवायद काफी तेज है। करण, फरीदाबाद की बैठक के बारे में बताइए तफसील से। मुमताज, देखिए, चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक है फरीदाबाद में। सतीश पूनिया इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तमाम बड़े लीडर्स जो हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे, क्योंकि ये बैठक जो है वो हर लोकसभा क्षेत्र में की जा रही है चुनाव प्रबंधन समिति की, और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी जो है वो इस बैठक के दरमियान जो है वो तय की जाती है कि किस कार्यकर्ताओं को कौन सा क्षेत्र में जाना है, कहां पर चुनाव प्रसार करना है, किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना है। ये तमाम विषय इस बैठक में रखे जाते हैं और फरीदाबाद में आज जो बैठक होनी है उसमें भी भाजपा की ये बड़े लीडर्स जो है वो देखने को मिलेंगे। कृष्णपाल गुर्जर जो सांसद है वहां से, वो उस बैठक में शामिल होंगे। सतीश पूनिया उस बैठक में शामिल होंगे और भाजपा के जो तमाम बड़े लीडर्स हैं जिनकी जिम्मेदारी लगाई गई है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए, वो तमाम लीडर्स इस बैठक में शामिल होंगे। कार्यकर्ता भी बैठक में हिस्सा लेंगे और कार्यकर्ता जो हैं उनमें किस तरह से जोश जो है वो बना रहे, कार्यकर्ताओं को जोश के साथ ही धरातल पर उतारा जाए, इन तमाम विषयों पर यह बैठक होने जा रही है। बैठक में क्या क्या फैसले लिए जाते हैं ये भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर धरातल पर जहां अब कैंडिडेट उतर चुके हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, तो कौन सा कमजोर इलाका है, कौन सा मजबूत इलाका है, ये तमाम समीकरण जो है वो बनाए जा रहे हैं और उसी हिसाब से कार्यकर्ताओं की जो जिम्मेदारी है वो तय की जाती है। तो चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक आज फरीदाबाद में होनी है। बैठक की जो अध्यक्षता है वो सतीश पूनिया करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस बैठक में शामिल होंगे और कई बड़े नेता इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं। मुमताज जी, बहुत शुक्रिया करण आपका इन दोनों खबरों की तह तक पहुंचने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ते हुए रुख दिल्ली का करेंगे। अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर आज सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट में उनकी याचिका पर आज सुनवाई की जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ कोर्ट में अपील की थी। ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया है। इस बीच अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई की जाएगी। बता दें आपको कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ कोर्ट में याचिका लगाई थी। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। बड़ी खबर दे रहे हैं आपको इस वक्त की, ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हाईकोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है। इस बीच आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने जो अर्जी लगाई थी अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ, उस अर्जी पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ कोर्ट में अर्जी लगाई थी जिस पर आज सुनवाई होने जा रही है। अरविंद केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में है। न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल और ईडी ने उनको गिरफ्तार किया था। अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, हाईकोर्ट में अर्जी लगाई है जिस पर आज सुनवाई होने जा रही है। इस बीच ईडी ने हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है अरविंद केजरीवाल को लेकर। इधर अरविंद केजरीवाल ने अर्जी लगाई है अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ जिस पर आज सुनवाई होने जा रही है दिल्ली हाईकोर्ट में। तो दिल्ली से मेरे सहयोगी राजा पटेल इस खबर पर बने हुए हैं। राजा, आज का दिन खास और अहम है अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए। दिल्ली हाईकोर्ट में उनकी उस अर्जी पर सुनवाई है जिसके तहत उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ अदालत से गुहार लगाई है। तफसील से बताइए राजा, किस वक्त है ये हेयरिंग?
और बिल्कुल देखिए, आज दोपहर के बाद पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं ईडी ने गिरफ्तार किया था, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी के खिलाफ जो दिल्ली हाईकोर्ट है उसमें अपील की थी, और आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। ऐसे में जो जानकारी है कि ईडी ने भी अपने सभी जो सबूत हैं, सभी जो दस्तावेज हैं वो हाईकोर्ट में जमा करा दिए हैं। तो दोपहर के बाद ये बड़ी सुनवाई होगी। क्या अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से राहत मिलती है, देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से रावजोनी कोर्ट ने 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल को भेज दिया है। तिहाड़ जेल में इस वक्त अरविंद केजरीवाल मौजूद हैं, और कल एक बड़ी जमानत जिस तरीके से संजय सिंह को मिली है, तो ऐसे में सभी जो दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, वो यही कह रहे हैं कि जरूर अरविंद केजरीवाल को भी यहाँ पर राहत मिलती हुई दिल्ली हाईकोर्ट से नजर आएगी। एक बड़ी जीत आम आदमी पार्टी की आज दोपहर के बाद देखने को मिलेगी। जी, सही कहा आपने राजा, आज का दिन बेहद खास है, इंतजार भी है सबको। आखिर देखते हैं कि इस सुनवाई के तहत क्या होगा, क्या अरविंद केजरीवाल को वाकई राहत मिलेगी। ईडी ने इस बीच अपना जवाब दाखिल कर दिया था हाईकोर्ट में राजा। और बिल्कुल देखिए, जो भी तथ्य हैं, जो भी सबूत हैं, और जो भी जो सवाल ईडी के पास हैं, सभी जो दस्तावेज हैं वो हाईकोर्ट में ईडी ने अपने जो जवाब है वो दाखिल कर दिया है। अब पूरी जो की मामले की सुनवाई आज दोपहर के बाद होनी है। अब देखने वाली बात होगी, जो चीफ जस्टिस हैं, जो बेंच सुनवाई करेगा इस पूरे मामले को लेकर, ईडी के सवाल जो जवाब है क्या उनसे संतुष्ट होते हैं या फिर और कुछ बातें निकलकर सामने आती है, देखने वाली बात होगी। पर तमाम जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो यही कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कल एक बड़ी जमानत संजय सिंह जो कि राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, उनको मिली है, तो अरविंद केजरीवाल को भी यहाँ पर राहत मिलेगी। वहीं वार पलटवार काफी लंबे समय से देखने को मिल रहा है। जब से अरविंद केजरीवाल जेल में है, लगातार बीजेपी के नेता भी आम आदमी पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, और आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो बीजेपी और केंद्र सरकार पर बड़ा हमला कर रहे हैं। तो ऐसे में एक बड़ी सुनवाई आज दोपहर के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल को लेकर देखने को मिलेगी। जी, ठीक है राजा, आप बने रहे हमारे साथ, अगली अहम खबर पर भी आपका रुख करेंगे। एक और बड़ी खबर दिल्ली से ही दे रहे हैं, संजय सिंह की जमानत से जुड़ी बड़ी खबर है। जेल अधिकारियों को जमानत के आदेश नहीं मिले अभी तक, सूत्रों के हवाले से दे रहे हैं आपको ये बड़ी खबर। जेल अधिकारियों को अभी संजय सिंह की जमानत के आदेश नहीं मिले हैं। जमानत की शर्तों पर कोर्ट में आदेश तैयार किया गया और कोर्ट से आदेश को पहले जेल भेजा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक अभी तक जेल अधिकारियों को संजय सिंह की जमानत के आदेश नहीं मिले। राजा पटेल मेरे सहयोगी मुसलसल बने हुए मेरे साथ। राजा, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जमानत दी थी संजय सिंह को, इसके बाद आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है। आज संजय सिंह की रिहाई भी कर दी जाएगी, लेकिन जेल अधिकारियों का कहना है कि उन्हें अभी तक अदालत का आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से अब से कुछ देर पहले यही जानकारी आ रही थी सूत्रों के अनुसार कि जो जेल अधिकारी हैं उनके पास अभी तक जमानत की जो कॉपी है वो नहीं पहुंची है कोर्ट से, पर अब जो दूसरी तौर ये जानकारी है कि अब उनके पास जमानत की कॉपी पहुंच गई है। संजय सिंह की रिहाई की पूरी प्रक्रिया की जा रही है। आज जो जानकारी है, दोपहर के बाद संजय सिंह जेल से रिहा होंगे, क्योंकि काफी लंबी प्रोसेसिंग होती है, प्रक्रिया होती है, जेल के अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं उनकी। तो ऐसे में किसी भी वक्त जो है संजय सिंह जेल से बाहर आ सकते हैं। एक बड़ी जीत यहाँ पर आम आदमी पार्टी की देखने को मिल रही है। कल पूरे देश में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने जश्न मनाया, लड्डू भी बांटे। जिस तरीके से संजय सिंह की माताजी से भी बात हुई, उन्होंने भी काफी खुशी जाहिर की। तो जिस तरीके से अब से कुछ देर बाद यानी दोपहर बाद संजय सिंह जेल से बाहर आएंगे, काफी खुशी है। और ऐसे में दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल की बड़ी ये सुनवाई देखने वाली बात होगी कि क्या अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है, क्योंकि संजय सिंह को बड़ी राहत कोर्ट से मिलती हुई नजर आ रही है। जी बहुत शुक्रिया राजा आपका इस जानकारी के लिए, खबर की तह तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच आपको बता दें कि संजय सिंह की पत्नी अनीता का एक बयान सामने आया। संजय सिंह को चेकअप के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, इसलिए आज उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। अस्पताल के बाद जेल जाएंगे संजय सिंह और दोपहर 2 से 3 बजे तक रिहा कर दिया जाएगा उन्हें। भगवान का शुक्रिया अदा करने के लिए मंदिर जाएंगे। जमानत के लिए न्यायपालिका का धन्यवाद। सिम केजरीवाल को भी जल्द ही जमानत मिल जाएगी। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को भी जमानत मिल जाएगी।
नहीं, ILBS में हम कल जो डेट के हिसाब से मैंने कल उनको एडमिट कराया था, जो कि उनके रूटीन चेकअप का है। और 2 बजे के करीब कल हम लोगों को पता चला कि उनको बेल मिल गया है। तो अभी आज जो है कि डिस्चार्ज होंगे, 11:30-12 बजे तक डिस्चार्ज होंगे। इसके बाद वो तिहाड़ जाएंगे। उसके बाद वहाँ से 2 बज सकता है, 3 बज सकता है, वहाँ से फिर वो रिलीज होंगे। इसके बाद और इस बीच रुक करेंगे आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय का, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। आरोपों के आधार पर एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करवाया। मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया, संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया गया, सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया गया और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी तिहाड़ जेल गिरफ्तार करके भेज दिया गया। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह जी की जमानत मिलने के बाद एक बात स्पष्ट हो गई है कि जो बात बार बार कही जा रही थी कि बिना किसी सबूत के, बिना किसी प्रमाण के, डरा करके, धमका करके, दबाव बना करके लोगों को सरकारी गवाह बना करके झूठे आरोप लगा करके ये सारी गिरफ्तारियां की गई हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में ये सारा सच सामने आया है। ये भारतीय जनता पार्टी की षड्यंत्र और तानाशाही की सबसे बड़ी हार है। कल उनके सभी साजिशकर्ताओं को मुंह की खानी पड़ी है। 6 महीने से आपने बार बार सुना होगा अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार क्यों किया। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता। चलिए बढ़ते हैं आगे और रुख उत्तराखंड का करेंगे। बीजेपी ने चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिया है अपना। प्रधानमंत्री मोदी के बाद अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का उत्तराखंड दौरा रहने वाला है। जेपी नड्डा 4 और 5 अप्रैल को उत्तराखंड का दौरा करेंगे। 4 अप्रैल को पिथौरागढ़ और विकास नगर में चुनावी जनसभा करेंगे और वीरवार को देहरादून में ही प्रवास करेंगे जेपी नड्डा। टिहरी लोकसभा क्षेत्र की कोर कमेटी की भी बैठक लेंगे और 5 अप्रैल को हरिद्वार में रोड शो करेंगे जेपी नड्डा। साधु संतों के साथ भी जेपी नड्डा बैठक करने वाले। उत्तराखंड से मेरे सहयोगी नासिर हुसैन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नासिर, बीते रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवामी जलसे को खिताब किया और इसके बाद अब जेपी नड्डा पहुंचेंगे उत्तराखंड के कई इलाकों के दौरे पर। बीजेपी का प्रचार अभियान काफी तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नासिर, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव के ये कह सकते हैं कि बिल्कुल आखिरी मोड में आ गई है और प्रचार प्रसार में तेजी करके अब बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो स्टार प्रचारक हैं उनको बुलाना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अप्रैल को जनसभा की थी उधमसिंह नगर में और उसके बाद वहां पर उन्होंने रोड शो भी किया था और तमाम जो अपने ये कह सकते हैं कि बहुत सारे भारतीय जनता के साथ किए हैं और बहुत सारी बड़ी बातें उन्होंने कही। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के जेपी नड्डा, वो भी अब उत्तराखंड का दौरा करने वाले हैं। 4 अप्रैल को पहले पिथौरागढ़ और उसके बाद देहरादून के विकास नगर पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। यानी जो 2 जनसभाएं रखी गई हैं। उसके बाद 4 अप्रैल को ही जेपी नड्डा देहरादून पहुंचेंगे और जो टिहरी लोकसभा है उसकी जो कोर कमेटी है उसके जो पदाधिकारी हैं उनके साथ अहम बैठक करेंगे और कैसे चुनाव में आगे उनको तैयारी करनी है, कैसे चुनाव लड़ना है, इन तमाम चीजों को लेकर के उनको निर्देशित, तमाम जो कोर कमेटी के पदाधिकारी हैं उनको निर्देशित करेंगे। साथ ही साथ उसके बाद फिर अगले यानी 5 अप्रैल को जेपी नड्डा हरिद्वार पहुंचेंगे और हरिद्वार में एक रोड शो आयोजित किया गया है, इसमें शामिल होंगे और जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनके पक्ष में कहीं ना कहीं जनता से वोटों की अपील करेंगे। साथ ही साथ क्योंकि हरिद्वार देव नगरी है तो ऐसे में हरिद्वार में काफी साधु संत रहते हैं, उन तमाम साधु संतों से मुलाकात करेंगे, उनके साथ बैठक करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के उनसे भी अपील की जाएगी ताकि भारी मतों से हरिद्वार सीट को जीता जा सके। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अब
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद जेपी नड्डा का दौरा है और ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि जेपी नड्डा के कम 4 कार्यक्रम लगे हैं, उन चारों कार्यक्रम में जनता के बीच जाएंगे और जनता से भारतीय जनता पार्टी का जो रिपोर्ट कार्ड कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जी काम किया है उसके बिहाफ पर कहीं न कहीं अब जनता से वोट मांगे। जी ठीक है नासिर, आप बने रहे हमारे साथ। गुजारिश है आपसे, अगली अहम खबर पर भी वापस रुख करेंगे आपका। उत्तराखंड में लगातार बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है। अनुकृति गुसाई बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की बहू हैं अनुकृति गुसाई। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस से इस्तीफा दिया था उन्होंने। 2022 में विधानसभा का चुनाव हार गई थी अनुकृति गुसाई। तो उत्तराखंड में बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। नासिर हुसैन बने हुए मेरे साथ लगातार। नासिर, अनुकृति गुसाई बीजेपी में शामिल हो सकती है, कितना पुख्ता माने इस खबर को, और सियासी तौर पर क्या असर पड़ सकता है इस नई ज्वाइनिंग का? बिल्कुल, इस खबर को पुख्ता मान इसलिए माना जा रहा है क्योंकि दोपहर बाद बीजेपी की तरफ से मैसेज आया कि एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीजेपी में शामिल। यानी कुल मिलाकर जिस तरीके के हालात इस वक्त हरक सिंह रावत परिवार के साथ हैं, उन पर लगातार ईडी की छापेमारी की गई और उन पर ईडी लगातार पूछताछ भी कर रही है। और ये खबर काफी दिनों से आ रही है कि हरक सिंह रावत या उनकी बहू बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि अभी ये पता नहीं कि हरक सिंह रावत बीजेपी को ज्वाइन करेंगे, लेकिन उनकी बहू का आज बीजेपी ज्वाइन करना का माना जा रहा है और इसके कई कारण और भी हो सकते हैं। हालांकि 2022 में अनुप्रिया पटनायक कांग्रेस से उनको टिकट मिला था और उन्होंने वोट द्वार से लैंसडाउन से उन्होंने चुनाव भी लड़ा था और इस चुनाव में वो हार गई थी। हालांकि बड़ी जद्दोजहद उनको करनी पड़ी थी। उनके जो ससुर हैं हरीश रावत, उन्होंने भी बड़ा प्रचार प्रसार किया था। लेकिन अब जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं और जिस तरह की स्थिति अभी है हरक सिंह रावत परिवार की, तो उसमें ये माना जा रहा है कि हरक सिंह रावत ही कांग्रेस के बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल अनुकृति गुसाई शामिल होने जा रही है और इसके लिए तो में रखा गया है। अब क्या कारण रहे इसके पीछे, ये तो कह पाना मुश्किल है। हालांकि जब ये बीजेपी में शामिल हो जाएंगे उसके बाद ये क्या कहती है, किन कारणों की वजह से बीजेपी में शामिल होती हैं, तभी पता चल पाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका नासिर, इस तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब रुख करेंगे हिमाचल प्रदेश का। बता दें आपको कि दिल्ली में तय होगी कांग्रेस उम्मीदवारों की टिकट। 5 से 6 अप्रैल को दिल्ली में टिकटों पर मंथन होगा। लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव के लिए नाम फाइनल हो जाएंगे इस मीटिंग में। 5 और 6 अप्रैल को दिल्ली में होगा मंथन। लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव के लिए टिकटों को फाइनल कर दिया जाएगा। और हमारे साथ इस खबर पर शिमला से हमारे ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, कांग्रेस को अपने उम्मीदवारों का इंतजार है हिमाचल प्रदेश में भी, और जहां जहां अभी तक उम्मीदवारों के नाम घोषित नहीं किए हैं, 5 और 6 तारीख को दिल्ली में मंथन किया जाएगा टिकटों पर, और उसके बाद फिर हिमाचल प्रदेश के तमाम सीटों पर उम्मीदवारों के नाम सामने आ जाएंगे, उपचुनाव के लिए भी और लोकसभा के चुनाव के लिए भी। प्रदीप। बिल्कुल मुमताज, देखिए 5 और 6 अप्रैल को दिल्ली में बैठक होने वाली है। 5 अप्रैल को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और 6 अप्रैल को सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में जो कैंडिडेट्स के नाम फाइनल होंगे वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को जाएंगे और वहां से उनके नाम तय करके उसकी सूची कांग्रेस पार्टी जारी कर सकती है। और इसमें न केवल हिमाचल के, बाकी राज्यों के भी जहां पर अभी लोकसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट नहीं दिए हैं, उन राज्यों के उम्मीदवारों की सूची भी आ सकती है। लेकिन हिमाचल की 4 सीटें हैं, 6 सीटों पर चुनाव होने हैं, तो ऐसे में हिमाचल की सारी सीटें हैं, उसको लेकर मंथन होगा। पहले स्टेट लीडरशिप बैठक, उसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और बाकी जो स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे दिल्ली में, और उसके बाद उनके नाम तय करके ये सूची जो है वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को दी जाएगी। उम्मीद है कि 8 अप्रैल को हिमाचल के जो 4 लोकसभा सीटें हैं उसके नाम सामने आ जाएंगे। हालांकि मंडी से जिस तरह से चर्चाएं हैं, प्रतिभा सिंह को लेकर लगभग तय है कि उनका नाम आ सकता है, और ऐसे में आज मंडी में बैठक भी, बड़ी बैठक रखी गई है और उसमें जो संसदीय प्रभारी है विक्रम सिंह कैबिनेट मंत्री हैं, वो बैठक करेंगे। मंडी संसदीय क्षेत्र के तमाम पदाधिकारी हैं, फ्रंटल संगठन हैं, सीनियर वर्कर्स हैं, उनके साथ आगे की रणनीति तैयार की जाती है। मीरपुर को लेकर अभी तक जो चर्चाएं हैं वो यही है कि सतपाल रायजादा लगभग क्लियर है, लेकिन वहां से अगर कोई और नाम आता है चर्चाओं में, अगर किसी और बड़े नेता का नाम वहां पर सामने आता है, तो
संभवतः उस पर भी मंथन होगा। लेकिन कांगड़ा और शिमला में अभी पेच फंसा हुआ है। कांगड़ा में कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी को ढूंढना है, और अभी जो बीजेपी छोड़कर जो निर्दलीय में चुनाव लड़े थे, कांग्रेस में वापिस आए हैं जगजीवन पाल, उनके नाम पर भी चर्चाएं हैं। आशा कुमारी के नाम को लेकर भी चर्चाएं हैं। संजय चौहान एक नेता है वहां से, भूपेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री के करीबियों में इनको गिना जाता है, उनके यहाँ चर्चाएं चल रही हैं। कुछ और जी। नाम भी ठीक है प्रदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। अगली हम खबर का रुख करें, फिर वापसी करेंगे आपके पास। एक बड़ी खबर दे रहे इस बीच अपने दर्शकों को। पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप को कांग्रेस में लाने की तैयारी है और उपचुनाव की 6 सीटों पर पार्टी के भीतर 2 मत आ चुके हैं। एक मत के तहत पार्टी के ही कार्यकर्ता को टिकट मिले और दूसरा मत बीजेपी के नाराज नेताओं को पार्टी में लाए जाने के हक में है। प्रदीप ठाकुर बने हुए हैं शिमला से हमारे ब्यूरो हेड। प्रदीप, वीरेंद्र कश्यप को कांग्रेस में लाने की तैयारी है, कैसे पुख्ता समझ सकते हैं इस खबर को? बिल्कुल, देखिए शिमला संसदीय सीट से भाजपा के टिकट पर ये 2 बार जीते हैं वीरेंद्र कश्यप, और इस बार हालांकि इनको टिकट की उम्मीद थी, लेकिन बीजेपी ने इनको टिकट नहीं दिया है। और अब जो चर्चा चल रही है कि कांग्रेस के संपर्क में है, 1-2 दौर की बैठकें भी हो चुकी हैं और आने वाले दिनों में भी बैठकें हो सकती है। तो 6 तारीख से पहले कोई बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है, कांग्रेस पार्टी में ज्वाइनिंग हो सकती है, ऐसी सूचनाएं निकलकर आ रही है। बात टिकट है, अगर उनके साथ टिकट कमिटमेंट हो जाती है तो संभवतः वीरेंद्र कश्यप पर जो कांग्रेस पार्टी का दाम थाम सकते हैं। तो लेकिन कब होगा ये फिलहाल भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ये चर्चाएं शुरू हुई हैं और ये भी जानकारी है कि दिल्ली के स्तर पर भी बैठकें वीरेंद्र कश्यप की कांग्रेस के नेताओं के साथ हुई है, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह के साथ भी बातचीत हुई है। इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। तो अब देखना ये होगा कि क्या ये कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं, भाजपा को छोड़ते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो ये एक मजबूत प्रत्याशी शिमला संसदीय क्षेत्र से होंगे। और हम कह सकते हैं कि क्योंकि अभी ये सांसद रहे हैं और शिमला संसदीय क्षेत्र क्योंकि आरक्षित सीट है, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है और यहाँ पर इनका अच्छा प्रभाव भी है, तो ये एक कांग्रेस पार्टी के हो जाएंगे। और दूसरी बात, जो 6 उपचुनाव होने हैं 6 सीटों पर, उसमें पार्टी के भीतर भी 2 मत चल रहे हैं। एक मत जो है इस तरह का आ रहा है कि जो कांग्रेस के पास अभी मजबूत कैंडिडेट हैं, या फिर उन्होंने किसी ने जिला परिषद चुनाव जीता है, या फिर पार्टी के बड़े पद पर इस वक्त मौजूद है, तो उस व्यक्ति को ही कैंडिडेट बनाया जाए, ना कि बीजेपी से कैंडिडेट लाए जाएं। तो फिर बात वही हो जाएगी जिससे प्रदीप, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर की भी तह तक पहुंचने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारे आज के खास कार्यक्रम खबर की तह तक में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बाकी आप खबरों के लिए आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ।